अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 से ढाई हफ्ते का वक्त रह गया है, लेकिन अब तक निगरान वजीर आजम कौन होगा इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। कमिटीज़ बना दी गई हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुशावरत करेगी, लेकिन अब तक कोई नाम बाकायदा तौर पर सामने नहीं आया जिस पर बहस हो रही हो। इसहाक डार साहब के हवाले से अफवाह ज़रूर थी, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने ना उनके नाम पर इत्तेफाक किया है, ना ही उनके नाम की तजवीज़ हमें दी गई है। अलबत्ता नून लीग में राना सनाउल्लाह साहब ये ज़रूर कह चुके हैं कि इसहाक डार साहब क्यों नहीं बन सकते निगरान वज़ीर आज़म, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका नाम हमने आगे पेश नहीं किया है, लेकिन उनके नाम पर गौर ज़रूर किया गया है। लेकिन एक अहम बात यह है कि इलेक्शन 2017 में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हुई है और ये तीसरी तरमीम है 3 साल में, और इसका जो सेक्शन 230 है उसमें तरमीम करके जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको मजीद बाइख्तियार बनाया गया है। जो पहले इस हवाले से प्रपोजल था वो रिजेक्ट हो गया, इत्तेहादियों ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन बाद में जो सेक्शन 230 में तरमीम की गई उसके मुताबिक अगर कोई ऑन गोइंग मंसूबा है बायलैटरल या मल्टीलैटरल जिस पर अग्रीमेंट हो चुका है तो उस पर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है एक्शन ले सकती है और फैसला कर सकती है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसल साहब, आपकी पार्टी ने तो पहले इस पर एतराज़ किया था, बाद में इस तरमीम को जो सेक्शन 230 में की गई है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया और ये कहा कि ये सिर्फ जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल एग्रीमेंट हो चुके हैं उस तक महदूद होगा, अदरवाइज कोई लामहदूद पावर्स नहीं दिए जा रहे हैं केयर टेकर सेटअप को। लेकिन इसके बावजूद सेनेटर रजा रबानी साहब ने वॉकआउट भी किया, एतराज़ भी किया और कहा कि ये आइन से इनहराफ कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि आपकी पार्टी इस पर मान गई जो पहले एतराज़ कर रही थी? देखें, जब अमेंडमेंट हो रही थी 230 में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार किए, बल्कि पहले दिन उस पर वोटिंग नहीं की क्योंकि उसको जो स्पीकर साहब की कमेटी बनाई गई थी उसको डिस्कस नहीं किया गया था, और साथ साथ जो है हमें ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया और डायरेक्टली जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। उसके बाद जो है वो हमारे साथ शेयर किया गया, कमेटी में लाया गया, हमारे कमेटी के रुकन भी हैं वो भी उसके अंदर मौजूद थे। उसके साथ साथ जो है जिसमें जो सब टाइटल 1 और 2 पे जो ज़्यादा जोर था, जिसमें केयर टेकर को इख्तियारात दिया जा रहा था कि वो पूरे जो है वो इलेक्टेड हुकूमत की इख्तियारात उसको दिया जाता है कि नए मुआहदे सब कुछ जो एक किस्म के होते हैं वो सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतराज़ उठाया कि नहीं, वो जो कंटिन्यूटी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ना कि वो नए मुआहदे और चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे जो है हम कहें कि जी इसको इख्तियारात इतने दे दिए गए हैं कि वो इंतखाबात शायद मुलतवी हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ है, इलेक्शन इन टाइम होने चाहिए, इधर 60 डेज, और अगर इत्तेहादी जमातें 90 डेज पे एग्री करती हैं तो हम 90 डेज पे हैं, इससे आगे पे नहीं है। लेकिन फैसल साहब, जैसे मैंने कहा रजा रब्बानी साहब ने तो जब इसको आपने डाइल्यूट किया और आपने उस तरमीम में दोबारा कहा कि नहीं, तमाम मैटर्स नहीं, सिर्फ जो ऑन गोइंग एग्रीमेंट्स हैं मल्टीलैटरल बायलैटरल उस पर ही एक्शन ले सकती है केयर टेकर गवर्नमेंट, तब भी रजा रब्बानी साहब जैसे लोगों के इस पर एतराज़ात थे। सवाल ये है कि जो डे टू डे बेसिस पे काम करने के होते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के, वो तो पहले भी उनके पास मौजूद हैं, तो अब ये तरमीम से फिर फ़ायदा क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, रजा रब्बानी साहब का जो है उन्होंने भी अपने एक जो है वो एहतजाज किया और उस पर उसने वर्कआउट किया कि उनको जो है वो इत्तेमाद में जो है वो नहीं लिया गया या जो भी है उनकी कोई रिजर्वेशन थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि जी बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिस पे केयर टेकर को इतना हम इख्तियारात दे रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसी कोई हम हो रहे हैं कि जिसमें आप कहें कि जी ये केयर टेकर लंबी हो जाएगी और पता नहीं ये ऐसे हुई जैसे इलेक्टेड हुकूमत है। मिसाल के तौर पर मैं दूँ, जैसे इस वक्त KPK में जो हुकूमत चल रही है जिसमें ये नहीं है कि इलेक्टेड है कि केयर टेकर है, क्योंकि उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग, डेवलपमेंट स्कीम्स, न्यू मुआहदे, वॉट एवर जो भी आपने इलेक्टेड हुकूमत की वही कम अज़ कम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम ये चीज़ें हो रही हैं। जैसे इस चीज़ में ये नहीं हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट ने कम अज़ कम ये इख्तियारात नहीं दिए हैं कि इस किस्म की जो चीज़ें वो कर सकेंगे, और हम बड़े होपफुल हैं इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नई हुकूमत आएगी, नए मुआहदे जो भी होगा नई हुकूमत ही करेगी। लेकिन फैसल करीम साहब, इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता ना, क्योंकि पहले ही अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शन मार्च में होंगे या फिर अपने वक्त पर होंगे, क्या सेंसस की वजह से डिले हो सकते हैं, ये तमाम चहमे गोई हैं तो पहले ही हो रही थी। और उसमें फिर ये नुक्ता आ जाना कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी सियासतदान को होना चाहिए, और फिर इसहाक डार साहब का नाम साथ में आ जाना और फिर ये तरमीम आना, इन सबको साथ मिलाकर अगर आप देखें तो शक तो पैदा होगा कि पता नहीं क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है। कम से कम देखिए शहजाद, कोई शक नहीं किया जाता। देखिए, आप मीडिया से खबरें जो हैं जब आती हैं, और ख़ासकर मैंने आपके चैनल पे देखा और आपने तो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसहाक डार पे एग्री भी हो चुकी है और दुबई में मीटिंग भी हो चुकी है। हम उस वक्त जब आपके चैनल से खबरें आ रही थी मैं उसकी तरजीह थी। देखें, उस वक्त हमारे पार्टी लीडरशिप दुबई में मौजूद नहीं थे और आपने दुबई में मीटिंग भी करा दी, हमें एग्री भी करा दी। हालांकि इसहाक डार साहब का नाम
हम न PMLN ने दिए, हमारे पास है, न डिस्कस हुआ। और जो है वो चीज़ें जो है ऐसी होती। हाँ, अगर इसहाक डार साहब का नाम आता, हम आपको बिल्कुल बता कि इसहाक डार साहब का नाम है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। आज तक कोई नाम ऐसे फॉरवर्ड नहीं किए गए, हमारी तरफ से कम कोई नाम फॉरवर्ड नहीं हुआ, कोई नाम ऐसे नहीं है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही हो। हमारी कमेटी बनी हुई है, 3 रुख की कमेटी है, जिसमें यूसुफ गिलानी साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं। अगले हफ्ते शायद हमारी कमेटी जो है वो PMLN की कमेटी के साथ मिलेगी, उसके बाद कोई नाम आएंगे। आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई नाम ऐसा नहीं दिया जिस पे हम डिबेट करें कि हम कह रहे हैं डिबेट हो रही है, कोई चीज़ हो रही है। तो ऐसी चीज़ें तो मीडिया में हो रही थी। मीडिया में तो पिछली मीटिंग में भी आपने मीडिया ने बताया कि जी ये सीट पे एडजस्टमेंट हो गई है, ये रह गई है, ये आ रही है, जा रही है। आपका हक है कि आप खबरें वो करें, लेकिन उसकी कम से कम हमसे जो है वो कंफर्मेशन कर। ये बात आपकी दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो खबर थी उसकी आपने तरदीद की कि हमसे ना मुशावरत हुई है, ना इस नाम पर हमने इत्तेफाक किया है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि हमारे पार्टी के अंदर किसी न किसी सतह पर इस बात पर डिस्कशन जरूर हुई है कि क्या इसहाक डार साहब को होना चाहिए निगरान वज़ीर आज़म या नहीं होना चाहिए। लेकिन चलें, मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे फैसल साहब कि अगर इसहाक डार साहब का नाम आता है या इसी तरह किसी ऐसे सियासतदान का नाम आता है जिसकी बाकायदा जानिबदारी है, वो किसी पार्टी का हिस्सा है, तो उस पर पीपल्स पार्टी का फिर क्या मौकिफ होगा? क्या आप उसको तस्लीम कर देंगे या मुस्तरद कर देंगे? देखिए, पहली बात तो इसहाक डार साहब का नाम PMLN के अंदर शायद डिस्कशन हो, हमारे पास नहीं आया है। अगर इसहाक डार साहब का नाम आएगा तो हमारी कमेटी, हमारी लीडरशिप उसको देखेगी। हम समझते हैं कि न्यूट्रल जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, लेकिन न्यूट्रल एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जो कि, और तगड़ा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जो कि कम से कम इलेक्शन जो है वो इंश्योर करे कि फ्री एंड फेयर हो। अगर आप ऐसे, हम ऐसे माजी में भी हमने केयर टेकर लगाई और बाद में पता चलता है केयर टेकर के जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स हैं, फिर आपके प्रोग्राम में बैठ होते हैं कि जब हम केयर टेकर में थे तो हमें तो जो है यहाँ पे जाने नहीं देते, हम कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे, हमें मूवमेंट नहीं करने देते, हमें चाय नहीं मिलती थी, हमें कॉफी नहीं मिलती थी, वो बाद में कहते। तो ऐसे तगड़ा केयर टेकर हो जब मतलब RDS सिस्टम न बैठा जाए, स्विच ऑफ ना हो और चीजें ना हो। हम कहते हैं कि इलेक्शन हो, आवाम जिसको वोट करे उसका जमहूरी हक है आवाम का, चाहे वो जिस पार्टी को भी वोट करे, लेकिन कम से कम कहते हैं कि वोट जिसको किए जाए उसी के गिने जाए। ऐसे ना हो कि वोट एक पार्टी को मिले और गिने दूसरी पार्टी की तरफ जाए। और फैसल साहब, इस तरह के ऐसा भी केयर टेकर नहीं होना चाहिए ना कि किसी वक्त आप प्रोग्राम में बैठ के ये कहें कि देखिए हमारे तो यहाँ कैबिनेट में सिर्फ 3 लोग हैं, फिर ANP के हमारे भी 3 हैं, नून लीग के हमारे भी 3 हैं और JUIF के 20 लोग हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी एक अजीब मिसाल हमने देखी है कि वहां पर ये गिनती हो रही है कि हमारे कितने लोग हैं और दूसरों के कितने लोग हैं। देखिए, मैं इस पे एग्री करता हूँ आपके साथ, कोई भी पॉलिटिकल लोगों को नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अगर जमातों ने दिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए जो कि उसका जो है कोई सियासत से मतलब है कि ताल्लुक नहीं है। लेकिन अभी आपको पहले हम गवर्नर साहब के पास जाते हैं, कहते हैं मैं बेख्तियार हूँ, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। CM जो है हमारे वो बिल्कुल ही मतलब है कि आप देख रहे हैं कि वो कोई एक्टिव नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साथ मेरे इख्तियार भी नहीं है। फिर हम पूछ रहे हैं कि सूबा चला कौन रहा है। फिर अगर इस किस्म के आप केयर टेकर लें कि जो इलेक्टेड हुकूमत का काम करे, मैंने पहले ही कह दिया ना कि ट्रांसफर रिपोर्टिंग क्लास 4 से लेकर सेक्रेटरी तक, लेकिन रिकमेंडेशंस भी नहीं होनी चाहिए ना। जो निगरान वजीर आला या निगरान वजीर आजम हो वो अपनी काबीना खुद बनाएगा। पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकती ना अपनी। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जाके नई हुकूमत बनानी है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब ये तो नहीं है ना कि हम कह दें कि बस आप जो है बस हम छोड़ देते हैं जो भी। नहीं सर, फैसल साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन निगरान वजीर आला या निगरान वजीर आजम पे इत्तेफाक करेगा। बाकी जो काबीना बनानी है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है, वो तो उस वजीर आला या वजीर आजम का काम होगा। करना चाहिए, करे, मैं समझता हूँ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि KP में बिल्कुल अगर आप कहते बिल्कुल ऐसे लग रहा है सिलेक्टेड हुकूमत है, उसमें चेंजेस होनी चाहिए। CM साहब के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो कौन सी काबीना रखें, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह अब जो जिस तरीके से नजर आ रहा है कि एक ही सियासी जमात का जो है वो गवर्नर साहब हैं, एक ही सियासी जमात के वहाँ पर सारे काम होते हैं जिसपे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को एतराज़ात हैं। ये एतराज़ात दूर होने चाहिए। लगना चाहिए कि एक कायम जो है केयर टेकर हुकूमत है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के सामने कोई ऐसा नाम आया, चाहे इसहाक डार का हो या किसी और ऐसे शख्स का जिसकी बाकायदा प्रॉपर वाबस्तगी है किसी जमात से, तो आपके ख्याल में वो न्यूट्रल तो नहीं होगा ना, तो उसका नाम एक्सेप्ट तो नहीं किया जा सकेगा फिर? देखें, इसहाक डार साहब का भी नाम है नहीं, तो मैं आपके साथ क्यों डिस्कस करूं? जब नाम आएंगे, पार्टी कमेटी हमारी है, पार्टी जो है लीडरशिप है, उन्होंने बैठ के, और कोई भी पार्टी लीडरशिप ऐसा, मैं समझता हूं कि ऐसा नाम नहीं देंगे कि जो कंट्रोवर्शियल हो। नहीं, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि एथिकली, मॉरली वो न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी से वाबस्तगी हो ना। देखिए शहजाद साहब, पाकिस्तान में आप मुझे कैसे बताएं कि न्यूट्रल, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अब आप और मैं बैठे हुए हैं ना, चलो मैं आपकी तरफ, अगर आपको
वज़ीर आज़म, क्योंकि आजकल मीडिया के लोग वज़ीर आला वज़ीर बार है, आपको कल अगर वज़ीर आज़म सपोज बना जाए, आपको तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कहीं ना कहीं तस्वीर आई होगी, किसी फंक्शन में बैठे होंगे, कोई और चीज़ हुई होगी, तो लोग बोलेंगे देखिए फलां पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनके साथ इनकी तस्वीरें आई हुई हैं। हाँ, लेकिन वो तो जैसे मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ कि कोई ऐसा शख्स जो कि काबीना का ऑलरेडी हिस्सा हो या किसी पार्टी का ऑफिस होल्डर हो, वो तो नहीं हो सकता ना। मैं समझता हूँ कि ऑफिस होल्डर्स को नहीं होना चाहिए, एक ऐसे शख्स को होना चाहिए जिसपे पूरा पाकिस्तान और पूरी अपोजिशन और हुकूमत एग्री करे और इस पे जो है उंगली न उठाई जाए कि यार ये बंदा बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, आप ही के बयानात जो आज आपने सुबह जियो पाकिस्तान में दिया और 2 दिन पहले भी आपने बात की इसाक डार साहब के हवाले से, उसने बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। इस बात पे तो बड़ी क्लैरिटी आप कह रहे हैं कि हमने इस नाम की तजवीज़ आगे नहीं की, यानी कि इत्तेहादियों से शेयर नहीं की है, लेकिन क्या आपकी पार्टी में ये ज़ेर गौर आया है, इस पर बहस हुई है कि क्या इसाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए या ना बनाया जाए? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई, पार्टी के अंदर कोई चीज़ ज़ेरे गौर नहीं आई इसाक डार साहब के हवाले से या किसी और के हवाले से। हाँ, ये ज़रूर है कि एक तजवीज़ ये इसके ऊपर बात हो रही है कि टेक्नोक्रेट या साबक बैरोक्रेट या ये जो जजेस हैं, उन्हीं में से क्यों कोई सियासतदान क्यों नहीं हो सकता निगरान वज़ीर आज़म? निगरान वज़ीर आज़म होना या इलेक्शन करना ये सियासतदानों का काम है। तो ये बात हो रही है, और अगर इस बात के ऊपर कंसेंसस हुआ दूसरी कुव्वतों से, दूसरी जो सियासी जमातें हैं, तो फिर किसी सियासी जमात का ही बंदा होगा ना, फिर कोई किसी सियासी जमात का कारकुन होगा, उसका लीडर होगा, तो वो फिर इसाक डार साहब नहीं होंगे तो कोई इसाक डार साहब जैसा हो सकता है। ये बात मैंने की है, लेकिन इसके ऊपर अभी बाकी पार्टियों से हमारी कोई बात या कंसेंसस नहीं हुआ कि वाकई सियासतदान ही होना चाहिए। सही, लेकिन आप कह रहे हैं इसाक डार साहब के नाम पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन आपने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहा था कि गौर हुआ है उनके नाम पर, और अगर इसाक डार साहब भी बन जाए तो इसमें क्या हर्ज है? वो अच्छे सियासतदान है, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बचाया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाए, तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि उनके नाम पे गौर हुआ है। उनके नाम पे बिल्कुल गौर नहीं हुआ, और ना ही उनका नाम किसी को पेश किया गया। इस बात पे ज़रूर गौर है, और बाज़ लोगों की ये राय है हमारी पार्टी के अंदर भी और दूसरी जमातों में भी कि टेक्नोक्रेट्स, बैरोक्रेट्स, साबिक जजेस की बजाय अगर कोई सियासतदान हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये राय भी अभी आदमी हो सकता है, अगर ना हुआ तो फिर ठीक है, फिर कोई टेक्नोक्रेट जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जी गैर जानबदार, न्यूट्रल, कहाँ लिखा हुआ है अपना निगरान वज़ीर आज़म? किसी लॉ में या आइन में? हाँ, जो है वो ये बात हम बना लेते हैं कि जी अगर वो टेक्नोक्रेट होगा तो न्यूट्रल होगा, बैरोक्रेट या तो ये चीज़ स्पेसिफाई करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि सियासतदान बने हैं निगरान वज़ीर आज़म या वज़ीर आला, तो फिर ये चीज़ की बिल्कुल इजाज़त है, लेकिन जब आप कहते हैं कि सियासतदान हो सकता है और फिर इसाक डार साहब का नाम आता है, तो सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो कि मौजूदा हुकूमत का हिस्सा हो या बाकायदा पार्टी का कोई ऑफिस बेरर हो। नहीं शहजाद साहब, अगर सियासतदान होगा तो फिर किसी सियासी जमात से ही होगा ना, किसी सियासी जमात का ही वो लीडर या रहनुमा होगा जो, अगर वो सियासतदान होगा। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर इलेक्शन जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, कोई केयर टेकर वज़ीर आज़म ने तो नहीं करवाना। उसने तो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है डे टू डे या कोई छोटे मोटे मामला जो है वो उनको उसने देखना है जी। तो फिर इसरार क्यों इस बात पे कि सियासतदान ही को होना चाहिए? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सियासतदान होना ये कोई बुराई नहीं है, सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है। हम हर बुरी चीज़ में कह देते हैं ये तो जी सियासत है, और सियासतदानों को एक तरफ जो है वो मुंतखब हो के उन्होंने मुल्क को चलाना है, दूसरी तरफ हम हर मामले में कि नहीं सियासतदान जो है वो इसमें इंसाफ नहीं कर सकते, सियासतदान जो है वो इसमें मेरिट नहीं कर सकते, भाई सियासतदान पर मुल्क कैसे चलाएंगे? तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि इस मकसद के लिए सियासतदानों को डिसक्वालीफाई नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी ए डिसक्वालिफिकेशन। बाकी ठीक है, भले आपको अच्छा आदमी मिल जाए, कहाँ से भी मिल जाए,
तो आप वहाँ से ले लें। बंदा एक ऐसा होना चाहिए जिसकी जो वेल रिप्यूट हो, जिसके ऊपर सबको एतमाद हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो और वो अपने फर्ज को, अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सके। क्या आप लोगों को ये खदशा भी है कि कहीं जो केयर टेकर सेटअप है वो अपने दौरानिये से लंबा ना हो जाए, इसलिए कोई ऐसा राणा साहब, क्या आप लोगों को ये खदशा भी है कि कहीं केयर टेकर सेटअप जो है वो अपने दौरानिये से लंबा ना हो जाए, इसलिए आप चाहते हैं कोई सियासतदान हो जो कि वक्त पे इलेक्शन करवाए और आप लोगों की बात सुने, किसी और की बात ना सुने? क्या ये कोई खदशा है इस किस्म का? नहीं, हमें कोई ऐसा खदशा नहीं है। हम तो बिल्कुल अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद आइन के तहत जो है वो हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो रही हैं और गवर्नमेंट जो है वो जा रही है। केयर टेकर सेटअप आएगा और वो आइन के मुताबिक जो है वो अपने मामलात, अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएगा। इसमें हमें कोई ना शक है, ना हमें कोई खतरा है। और राणा साहब, जब ये केयर टेकर वाली बात जिसमें आप कहते हैं कि सियासतदान हो, बेशक इसहाक डार साहब ना हो, कोई भी सियासतदान हो, और उसको अगर जोड़ें आप, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई। अभी हमने अहमद बिलाल साहब से भी बात की जो कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वो कहते हैं कि कोई ऐसी तरमीम नहीं थी इलेक्शन एक्ट 2017 में जो कि बहुत ज़रूरी हो, सिवाय जो 230 में, सेक्शन 230 में केयर टेकर सेटअप को बाइख्तियार किया गया है, जिस पर रजा रब्बानी साहब ने भी कहा कि ये इनहराफ कर रहे हैं आप आइन से। जब इन तमाम चीज़ों को साथ जोड़ा जाता है कि सियासतदान भी हो, एक्स्ट्रा पावर्स के साथ भी हो, तो फिर तो ये शक पैदा होता है ना कि ये क्यों किया जा रहा है, अगर मामला सिर्फ 2 महीने या 3 महीने का ही है तो। नहीं, देखें, इसमें शक वाली बात नहीं है। देखें, इस वक्त जो गवर्नमेंट्स की पोजीशन है और इस वक्त पाकिस्तान की ख़ास तौर पे जो इकॉनमी के हवाले से जो पोजीशन है, जिस तरह के हम मुआहदों में जकड़े हुए हैं, जिस तरह से IMF से हम डील कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप 3 महीने के लिए गवर्नमेंट को जो है वो छुट्टी पे नहीं भेज सकते। आप ये नहीं कर सकते कि 3 माह के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ही कोई ना हो। यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसे वो मतलूबा इख्तियार अथॉरिटी जिसके पास हो कि जो भी मामला दरपेश हों तो उसके मुताबिक जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले कर सके। वो ये ना कहे कि जी हम तो केयर टेकर हैं, हमने तो डे टू डे करना है, ये बात तो हम कर ही नहीं सकते, लिहाजा इसको जो है वो 3 महीने के लिए मौखर किया जाए। अब इस वक्त इस सूरत हाल में मुल्क और हुकूमतें जो है वो इस तरह से एक्ट नहीं कर सकती। दुनिया में तो किसी जगह भी ऐसा नहीं होता, दुनिया में तो ये केयर टेकर सेटअप भी नहीं होता। ये हमारे ही जो है ये एक केयर टेकर सेटअप की जो है वो सूरत है और इसकी ज़रूरत भी है, तो इसलिए केयर टेकर सेटअप को नहीं तो ये, लेकिन राणा साहब ये तो पहली मर्तबा तो नहीं है ना, इससे पहले भी केयर टेकर सेटअप आए। पाकिस्तान की मईशत तो कभी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हमें कोई ज़रूरी फैसले ना करने हो, बल्कि अब तो ज़्यादा बेहतर है। IMF कहता है कि हमने जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है उसमें एक ट्रांच अभी दे दी, एक केयर टेकर कर देंगे, एक जो नई हुकूमत आएगी उसको मिल जाएगी, उसके बाद फिर हुकूमत फैसला करे कि क्या करना है। तो केयर टेकर सेटअप तो पहले भी आए हैं ना, उससे पहले उनको इख्तियारात देने की बात हुई ना। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि वफाक में जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई सियासतदान किसी पार्टी से हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम पार्टीज ये कह रही हैं कि इसमें हमारे नॉमिनीज बैठे हुए हैं। ये तो कभी नहीं देखा गया इस मुल्क में। नहीं शहजाद, जो इकोनॉमी की पोजीशन इस वक्त है, जिस तरह का क्राइसिस इस वक्त है, इस तरह का कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। IMF ने जो इस मरतबा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ और जो मुआहदा करने से पहले जो किया है, इस तरह की सूरत हाल कभी भी नहीं थी। इसलिए ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत के किए हुए मुआहदों पर अमल दरामद में, यानी नया मुआहदा तो वो कर ही नहीं सकते, ये जो अमेंडमेंट हुई उसके तहत भी नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन जो मुआहदे हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई इकदाम उठाना पड़ता है तो उसकी उन्हें इजाज़त होनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर डेडलॉक हो सकता है, इसके बगैर फिर नुकसान हो सकता है। तो आपके ख्याल में जो पहले इख्तियारात थे केयर टेकर गवर्नमेंट के कि डे टू डे बेसिस पे वो अफेयर्स चला सकते हैं, उसमें वो ये काम नहीं कर सकते थे कि जो मुआहदे ऑलरेडी हो चुके हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन जारी रखें? जी, वो नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसकी ज़रूरत जो है वो महसूस की गई। और इसमें हो सकता है कि इसमें जो वर्ल्ड बैंक की टीम से या लोगों से जो मुज़ाकरात और जो बातें होती रही हैं, उनमें ये चीज़ महसूस की गई हो कि अगले 3 माह में हमें वर्ल्ड बैंक से किस किस मामले में जो है वो क्या क्या इकदाम उठाने हैं। तो गवर्नमेंट को, केयर टेकर सेटअप को इस बात का जो है वो एम्पावर किया जाए कि वो इन इकदाम को उठा सके। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे साद रफीक साहब कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीज पे देना है, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई मुआहदा नहीं हुआ है, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, शायद इनिशियल कोई बातचीत हुई हो। तो क्या केयर टेकर उस एयरपोर्ट को लीज कर सकेगी या वो उनका मैंडेट अब भी नहीं है, वो उनके इख्तियार में अब भी नहीं है?
मेरा ख्याल तो है कि कर सकना चाहिए। अब इसकी जो ट्रू एनालिसिस है उसके मुताबिक अगर मौजूदा हुकूमत ने कोई MOU साइन किया हुआ है और लीज़ की प्रोसीडिंग्स के ऊपर निगोशिएट करके कोई किसी नतीजे पे पहुंची हुई है तो फिर तो इस अमेंडमेंट की वजह से डेफिनेटली कर सकती है। लेकिन अगर इसमें कोई प्रोग्रेस या कोई मामला उस हद तक नहीं बढ़ा हुआ तो फिर शायद ना कर सके। लेकिन अगर ये इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो मेरा ख्याल है करना चाहिए, वरना फिर नुकसान होगा। लोग तो आपका इंतज़ार नहीं करेंगे। नहीं राणा साहब, MOU तो बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है। जो आपने अब अमेंडमेंट की है वो तो ये कहता है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो एक्शन ले सकता है अगर कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो चुका हो। एक एग्रीमेंट हो चुका है, उसकी अमल दरामद पे तो काम हो सकता है, लेकिन अभी एक सिर्फ MOU साइन हुआ है, तो फिर केयर टेकर सेटअप कैसे अपने तौर पर यह फैसला कर लेगी कि लीज एग्रीमेंट कितने पे होना चाहिए, किसको देना है, किन टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक देना है? ये तो बहुत बड़ा फैसला होगा। आमतौर पर तो ये काबीना से अप्रूवल होता है, यहाँ तो कोई कैबिनेट भी नहीं है जो कि इलेक्टेड हो। ये आपकी बात दुरुस्त है। जिस तरह से आपने बात को एनालाइज किया है, लीगल पोजीशन मुझे भी ऐसी ही लगती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये नुकसान तो है ना। मैंने तो पहले ये बात की है कि इस वक्त जो हालात हैं वो उसमें 3 माह की गवर्नमेंट जो है ना वो छुट्टी पे नहीं जा सकती। ये केयर टेकर सेटअप जो है ना, जो आप यही समझे कि 3 माह के लिए देयर इज़ नो गवर्नमेंट। अगर डे टू डे वाला मामला इतना स्ट्रिक्ट है जिस तरह से आपने उसको एनालाइज किया, जो कि शायद है, तो फिर तो ये 3 महीने जो है ना वो गवर्नमेंट के छुट्टी पे जाने वाली बात है। तो फिर राणा साहब एक ये भी बहस हो रही है ना कि इस वक्त फिर 3 माह के केयर टेकर सेटअप के लिए क्यों जा रहे हैं आप? आपके तो अब बाज़ रहनुमा बाकायदा आके कह चुके हैं कि इसमें सियासी हिकमत अमली है कि नवाज शरीफ साहब ने मिड सितंबर के बाद आना है, 1.5 महीना उनको कैंपेन के लिए चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि 90 दिन का केयर टेकर सेटअप हो। उस दिन एहसन इकबाल साहब ने कहा मैं इतने महीनों से अपने हल्के में नहीं गया हूँ तो मुझे 3 महीने चाहिए। तो आप अपनी सियासत को तरजीहात दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आए कैंपेन करें, आप वक्त पे असेंबली तहलील होने दें। 60 दिन का केयर टेकर सेटअप होगा, 54 दिन का आपका टोटल इलेक्शन प्रोसेस है। जल्द से जल्द ट्रांजिशन ऑफ पावर की तरफ जाए ना आप। नहीं, ये अगर कोई सूरत हाल तो 60 दिन में भी हो सकती है। बात तो एक असूली तौर पे पॉलिसी की हो रही है ना, वो 60 दिन की या 90 दिन की तो नहीं हो रही। और 90 दिन डज नॉट मीन कि 9th डे। ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10 दिन या 15 दिन और जो है वो ले लिए जाएंगे। बाकी वो जो शेड्यूल है जो 45-50 दिन का होता है, तो इलेक्शन तो उसी में होने हैं। कोई ये तो जरूरी तो नहीं है कि नहीं। तो फिर रीज़न क्या है वैसे, मुझे बताएं ना। ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि आप वक्त पे असेंबली तहलील होने दें और फिर इलेक्शन कमीशन को वक्त ही सिर्फ 60 दिन का दें? हाँ, नहीं देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये जो नॉमिनेशन पेपर है, अपीलें हैं, ये वो सारी उनमें थोड़ा टाइम जो है वो थोड़ा अगर बेहतर हो जाए तो उससे काफ़ी सारी उलझनें जो है वो बेहतर हो जाती है। मतलब नवाज शरीफ साहब की अपीलें और नॉमिनेशन, क्योंकि अगर इलेक्शन अक्टूबर में होने तो फिर नवाज शरीफ साहब नॉमिनेशन पेपर जब फाइल करेंगे सितंबर के आगाज में, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब कुछ और होंगे। और फिर आपने जो कानून पास किया है कि 5 साल तक मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है, उस हवाले से बात कर रहे हैं आप? चले, वो तो फिर आप इसको जिस तरह से बताइए, आप इसको एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि 90 दिन से मुराद ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बाउंड हो जाएगा कि वो जो है वो 30 दिन बाद या 15 दिन बाद जो है वो शेड्यूल अनाउंस करे। वो 10 दिन बाद कर दे, 5 दिन बाद कर दे। यानी 90 दिन से मुराद इलेक्शन कमीशन को ये कोई रुकावट तो नहीं आ जाएगी। लेकिन मुझे तो आपकी बात से राणा साहब ये समझ आइए, क्योंकि आप लोगों ने एक कानून पास किया जिसमें कहा है कि आइन में जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत नहीं लिखी हुई वो 5 साल का होना चाहिए। कानून पास है जो आप समझते हैं कि अब अप्लाई हो सकता है। लेकिन जो सारे लीगल एक्सपर्ट से हमने बात की, उन्होंने कहा क्योंकि आइन की तशरीह हो चुकी है, चाहे गलत ही सही, लेकिन 62(1)(f) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लाइफ टाइम है। तो आप शायद चाहते हैं कि कोई चेंज इन कमांड हो, इसके बाद आके वो पेपर अप्लाई करें, और ये जो 5 साल वाला कानून है, ये बिल जो कानून है वो अप्लाई हो, जो कि टेक्निकली नहीं हो सकता है। क्या इस किस्म का कोई मामला है? नहीं, जिन्होंने तशरीह किया वो क्या कहते हैं इस कानून के बारे में? वो कहते नहीं ये काला कानून है। हाँ, है तो सही, लेकिन अब जो भी इंटरप्रिटेशन है उस इंटरप्रिटेशन को या तो कोर्ट का एक बड़ा बेंच चेंज करेगा या आईनी तरमीम होगी। तो फिर बड़ा बेंच बैठना चाहिए ना, फुल बेंच बैठना चाहिए और उसे ये फैसले जो है वो करने चाहिए।
जिनके मतलब जो है वो बड़ी लेदे हो रही है कि जी री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये चीज़ें जो है ये रिजॉल्व होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसी पर हम तज़िया हासिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन एक्ट 2017 में तीसरी मरतबा तरमीम की गई है। पहले तरमीम की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2021 में, इसके बाद जब पीडीएम हुकूमत आई तो उन्होंने तरमीम की, और तीसरी मरतबा तरमीम की गई है, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन एक्ट 2017 में अब जो तरमीम की गई है उसके बाद इंतखाबात साफ और शफाफ हो सकते हैं या नहीं। इसके अलावा जो सेक्शन 230 है जो लिमिट करता है केयर टेकर सेटअप की पावर्स, उसमें जो तरमीम की गई है वो इस वक्त मुतनाज़ा बन गई है। पहले जो हुकूमत ने तजवीज़ की थी कि इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दिए जाएंगे, उनको बाइख्तियार बनाया जाएगा, यानी कि कोई भी अर्जेंट पॉलिसी फैसला करना हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट बाइख्तियार होगी। कोई ट्रांसफ़र करना हो इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से पहले तो उसका इख्तियार भी केयर टेकर गवर्नमेंट के पास होगा। इस तरमीम को हुकूमत के इत्तेहादियों ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद हुकूमत ने जो नई तरमीम की, जो तजवीज़ की सेक्शन 230 में, उसको डाइल्यूट कर दिया और उसमें यह कहा गया कि सेक्शन 230 का जो सब सेक्शन 1 और 2 है उसमें केयर टेकर्स के पावर को उस वक्त महदूद किया जाएगा जब किसी मल्टीलैटरल या बायलैटरल एग्रीमेंट जो ऑलरेडी ऑन गोइंग है उसके हवाले से कोई पॉलिसी फैसला करना हो या कोई एक्शन लेना हो। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि जब ये बिल पास हो रहा था तो सेनेट में पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब समेत दीगर लोगों ने इस पर शिकवा किया और कहा कि ये जो तरमीम लाई जा रही है ये आइन से इन्हराफ है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट पिलडाट अहमद बिलाल महबूब साहब ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जाहिद हुसैन साहब, पहले आपकी तरफ आता हूं, ज़रा बताइएगा जो इलेक्शन एक्ट 2017 में अब तरमीम की गई है, इसके बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले इंतखाबात साफ व शफाफ होंगे, जो कमजोरियां थी वो दूर कर दी गई हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। एक तो जिस तरह से जल्दबाजी में ये अमेंडमेंट की जा रही है, एक तो बहुत बड़ा सवालिया निशान उस पर आती है। एक पार्लियामेंट्री, अगर आपके जो लॉज या बिल पास होते हैं उसका एक तरीक़ाकार होता है, और जिस तरीक़ेकार जो इख्तियार किया जा रहा है, तो ये बात समझ में नहीं आती कि इस हुकूमत ने या तो पहले कोई ये इस किस्म की जो भी उनको लॉज बनाने थे करने थे, लेकिन अब जिस तरह से हो रहा है तो उसमें साफ जाहिर होता है कि उनका मकसद कुछ और है। एक तो ये बात, दूसरी बात है कि जो पार्लियामेंट का अपना तरीक़ेकार है उसमें भी बेखल बहुत सारे मेम्बरान ने उसके ऊपर जो है वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। कल सेनेट में पेश हुए थे बिल, उस पर जो है रज़ा रब्बानी साहब और ने बाइकआउट भी किया, और कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो एक तो ये थी कि जब आप इलेक्शन से इतने करीब हैं और जिस जल्दबाजी में आप ये सारे लॉज पास करा रहे हैं, बिल पास करा रहे हैं, तो उसमें तो एक सवाल पैदा होता है कि जो है या तो आने वाले पार्लियामेंट है उसके लिए कुछ छोड़ दें। मैं तो सिर्फ इसकी इलेक्शन उसमें ये बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ इस दिनों में तो आपको पता होगा कुछ और भी बिल पास हुए हैं, और उसके मकासद जो हैं वो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए आइंदा जमहूरियत के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के हवाले से जो बात आती है, उसके अलावा भी जिस रफ्तार से मुख्तलिफ बिल पेश किए गए, तो एक तो यही बात आती है कि ऐसा जाहिर होता है कि इस हुकूमत के जो है वो अपनी खुद जो है जो एक लिहाज से जमहूरी हुकूमत का एक इख्तियारात होते हैं उसको भी उन्होंने अपने उसको सल्व करने की इजाज़त दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है। सिर्फ इलेक्शन तरमीम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इलेक्शन रूल्स की, उसमें और भी ऐसी जो तरामीम इख्तियार की गई हैं। अहमद साहब, क्योंकि आपका इदारा पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस होता है, कार्रवाई है, उस पर भी बड़ी गहरी नज़र रखता है, इलेक्शंस के हवाले से भी गहरी नज़र रखता है, तो जो इलेक्शन तरामीम की गई हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में, आपके ख्याल में उसके बाद जो धांधली का शोर मचता है, रिगिंग का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे यहाँ नहीं होते, वो ख़त्म हो जाएगा? क्या अब इतनी फूल प्रूफ है ये जो सेक्शंस में तरमीम की गई हैं? इसमें बहुत शुक्रिया शहजाद। इसमें दो बातें बड़ी कहने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो बात यह है कि जब रिफॉर्म्स की जाती हैं और कानून लिख दिए जाते हैं तो खाली लिखे होने से उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे पास पहले बहुत अच्छे कवानीन मौजूद हैं, असल मसला ये होता है कि उनके ऊपर अमल नहीं होता, और अगर अमल नहीं होता तो बहुत ही अच्छा कानून भी हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने बार बार ये देखा है कि हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर इसलिए नहीं होते कि वो कवानीन जो लिखे हुए हैं उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा होता। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कवानीन है इस वक्त जो पास किए गए हैं, उनमें से
कोई भी ऐसा कानून नहीं था कि जो बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होता, उसके बगैर इंतखाबात का फ्री एंड फेयर होना नामुमकिन था। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, यानी अर्जेंसी कोई नहीं थी। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं जो इम्प्रूव करेंगी। मसलन कैंडिडेट को इलेक्शन एजेंट पहले वो 1 मुकर्रर कर सकता था, अब 3 मुकर्रर कर लेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन 2 चीज़ें बहुत अहम हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये अब इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो ऐसे पोलिंग स्टाफ के लोग जो उनकी हिदायत ना माने, जो कुछ गलत काम करें, तो पहले वो सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन कर सकते थे, यानी महकमाना उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। तो ये हमने कि डस्का के इलेक्शन में जो कुछ लोग उसके जिम्मेदार पाए गए थे, इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करने की कोशिश की तो अदालत ने उन्हें रोक दिया। तो शायद इस कानून के पास होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बढ़ जाएगा, और ये मैं पॉजिटिव चीज समझता हूँ। जो चीज नेगेटिव समझता हूँ वो ये है कि हमारे जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसके इख्तियार में इजाफा किया गया है, और वो अगरचे इजाफा थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है लोगों के एतराज करने के बाद, लेकिन अभी भी उसके अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि हमारे आर्टिकल जो सेक्शन 230 कि ज़ैली शिक 1 है और ज़ैली शिक 2 है, वो दोनों सस्पेंड हो जाए जब कभी कोई ऐसे माशी किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर फैसला करना चाहे केयरटेकर गवर्नमेंट। तो ये बहुत खतरनाक बात है, तो इसलिए कि वो सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 जो है वो लिमिटेशन मुकर्रर करती है केयरटेकर गवर्नमेंट में। अगर वो खत्म हो जाएंगे, खा वो किसी एक कानून के लिए ही हो, तो खतरनाक है। तो अहमद साहब, क्योंकि इसमें पहले तो जो तब्दीली लाई जा रही थी उस पर पार्टीज का जो इत्तेहादी हैं PMLN के, उनका भी एतराज था, जिसमें कहा था कि केयरटेकर सेटअप जो है कोई भी अर्जेंट मैटर को देख सकती है। ट्रांसफर्स के हवाले से भी था कि वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं शेड्यूल जारी होने से पहले। लेकिन अब जब उसको डाइल्यूट किया गया है तो ये कहा गया है कि केयरटेकर हुकूमत एक्शन ले सकती है जो एग्जिस्टिंग बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हैं, यानी कि जो ऑनगोइंग हैं, जो जिन पे एग्रीमेंट हो चुका है। तो आपके ख्याल में ये डाइल्यूशन के बाद भी प्रॉब्लम है इसमें? बिल्कुल प्रॉब्लम है, इसलिए कि अगर वो फॉर एग्जांपल सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट के इख्तियारात पे की लिमिटेशन जो को डिफाइन करते हैं, वो जब कभी वो ख़त्म करना चाहें, वो किसी भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में थोड़ी सी ऐसी कॉस्मेटिक तब्दीली की खातिर भी उसको सस्पेंड कर सकते हैं, तो वो उस वक्त सस्पेंड हो जाएगा। तो इससे गलत फ़ायदा उठाए जाने का इम्कान है। और मैं ख़ास तौर पे ये बताता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल में बात लिखी हुई है कि सिर्फ इलेक्टेड लोग जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं वही इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आइन के प्रीएम्बल की सरियन खिलाफ वर्जी है कि अनइलेक्टेड लोगों को आप इख्तियारात बढ़ा रहे हैं। ये असूली तौर पे गलत बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 बातें जो अहम है, बाकी चीज़ें प्रोसीजरल हैं, वो अगर ना भी होती स्टेज पे तो भी कोई हर्ज नहीं था। मैं चाहूंगा जरा जाहिद हुसैन साहब की भी इस पर राय लें। जाहिद हुसैन साहब, सेक्शन 230 में तरमीम करने की जो वजह बताई जा रही है, जो दलील है, वो ये है कि एक तो हम IMF प्रोग्राम में है, अगर हमें कोई ऐसे पॉलिसी फैसले लेने हो तो उस पर जो है केयरटेकर गवर्नमेंट वो फैसले ले सके, ऐसा ना हो कि 3 महीने के लिए हम स्टैंड स्टिल में चले जाएं। और इसके अलावा जो एग्रीमेंट हमने किए हैं बायलैटरल मल्टीलैटरल, उस हवाले से कोई पॉलिसी फैसला करना हो, जो एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, तो उसमें भी केयरटेकर गवर्नमेंट को इतना बाइख्तियार बनाना चाहिए कि वो फैसले ले सकते हैं। आपके ख्याल में डेंजरस है या दुरुस्त इकदाम है? देखिए, ये जैसे अहमद बिलाल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी प्रीएम्बल जो है उसकी इनराफ है। दूसरी बात ये है कि देखें, कोई फैसले जो है, कौन से ऐसे फैसले हैं जो कि आप जो है नई हुकूमत को आने से या नई पार्लियामेंट को के इंतजार नहीं कर सकते हैं। 2 या 3 महीने में आप ऐसे कौन से फैसले करने जा रहे हैं जो कि मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है? वो तो ये है। दूसरी एक और बात भी आती है कि इस वक्त जो हमारे एग्रीमेंट मौजूद हैं दूसरे ममालिक के साथ, तो हमेशा हर हुकूमत पे उसका लागू होता है। उसकी ज़रूरत क्या थी इस तरमीम को लाने की? जहाँ तक IMF का प्रोग्राम है, तो IMF का प्रोग्राम जो है, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है के ज़रिए वो आप जो है उसको उस पर भी आप कोई भी हुकूमत आती है चाहे केयरटेकर, उसमें उसके ऊपर इनहराफ नहीं कर सकती है। तो इसमें कौन सा ऐसा मसला है कि जो फौरी तौर पे कौन सा ऐसा माशी मसला आने जा रहा है जिसमें आपको एम्पावर करने की ज़रूरत होती है? जब आप एम्पावर करते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट को,
तो उसके बाद जो है बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि मकासद क्या हैं इसके। एक और तो बात यह है कि देखिए पाकिस्तान में तो केयरटेकर हुकूमत का एक बनाया गया है कानून। बहुत से ममालिक में तो केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं होती है, लेकिन जब इलेक्शन हो रहे होते हैं जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसके भी इख्तियारात महदूद कर दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन में। इसकी वजह यही है कि ताकि इलेक्शन की जो भी जो है कोई ऐसे कानून ना बन सके, कोई ऐसे फैसले नहीं किया जा सके। तो आपको तो ये भी अंदाजा होना है जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बगैर आप किसी ऑफिसर को आप तबादला भी नहीं कर सकते। उसकी एक वजह है, क्योंकि जब ये बात होती है कि जब आपको इख्तियारात मिलता है तो हमेशा एक खतरा मौजूद रहता है कि उसके जरिए जो भी इलेक्शन होते हैं उस पर एक कोई असर पड़ सकता है। तो इस वजह से तो जाहिद साहब ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जहां पे केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं होती, आपने दुरुस्त कहा कि वहां पे जो हुकूमतें होती हैं वो भी एक ऐसे फेज में चली जाती हैं जहां पे वो ऐसे इकदाम नहीं ले सकती जो कि इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई मईशत के हवाले से फैसले लेने हो, कोई ट्रांजैक्शन करनी हो, पॉलिसी लेवल फैसले करने हो, तो क्या उस पर भी कदगन होनी चाहिए? बिल्कुल कदर होती है। देखिए बात सुने, अगर 2 महीने में जो इलेक्शन फेज है, फर्ज कीजिए हमारा कल आपके पार्लियामेंट खत्म होती है और 2 महीने रह जाते हैं, तो ऐसे कौन से आपको फैसले करने थे? देखिए एक और बात, जैसे माशी फैसले हैं आपके जो है फाइनेंशियल इश्यूज पे है, फिजिकल इश्यूज पे है, तो वैसे भी जो है वो तो पार्लियामेंट को हक होता है ना कि उस पर जो है कोई बना सके। कोई जो है केयरटेकर गवर्नमेंट जाके बजट आप उसको इख्तियार दे दें कि नए टैक्सेस लगा सके, तो वो तो पार्लियामेंट का हक होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि टैक्सेस लगा सके? जहां तक अमल दरामद करने का है उस पर तो हमेशा रहती है कि जो है आपके जो भी बैनुल-अक़वामी और दूसरे ममालिक के साथ जो भी फैसले होते हैं तो हर एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, तो उस पर तो एक तसलसल रहेगा। लेकिन ये कि ये कैसे इजाजत दे रहे हैं कि अचानक कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, मतलब ये है कि जहां पे माशी कोई पॉलिसी बनाने के इख्तियारात, तो ये समझ से बाहर है। और एक अहम बात ये भी कि ये सारे फैसले उस वक्त किए जा रहे हैं अहमद बिलाल साहब जब ये चमक गोइयां, ये अफवाहें पहले ही गर्दिश कर रही थी कि क्या केयरटेकर सेटअप 90 दिन का होगा या उससे तजावुज कर चुका है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ इतलात ऐसी भी थी कि शायद मार्च में होने चाहिए इलेक्शन, सेंसस को भी इसका एक रीजन बनाया जा सकता है। और वैसे भी आप देखें पिछले 1 साल में बड़ी अनप्रेसिडेंट चीजें हुई हैं। पहली मरतबा पिछले साल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक हुकूमत के खिलाफ कामयाब हुआ। पहली मरतबा ये हुआ कि 2 प्रोविंशियल असेंबलीज खुद तोड़ दी गई। फिर जो मुकर्रर वक्त था उसमें इलेक्शन भी नहीं हुए। फिर जो इस वक्त उन दोनों सूबों में केयरटेकर गवर्नमेंट है वो भी आईनी तौर पे अपना जो 90 दिन का पीरियड है वो उससे तजावुज कर चुकी है। तो उसके बाद ये इकदाम उठाना, क्या आपको लगता है कि उन अफवाहों में मजीद जो है हवा भरेगी कि क्या पता ये केयरटेकर सेटअप 90 दिन का है या उससे ज्यादा का है? जैसे जाहिद हुसैन साहब ने कहा ना कि ये सेक्शन 230 के अंदर जो एम्पावर करने वाली बात है वो 3 महीने के अंदर तो ऐसा इम्कानात बहुत कम है कि कोई सिचुएशन पैदा हो जिसमें आपको ऐसे कोई नए पॉलिसी डिसीजन लेने पड़ जाए, कोई एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ जाए। दूसरी बात, आप इसको इससे मिला के अंदर एनालाइज करें कि तवातर से ये बातें आ रही हैं कि किसी सियासी शख्सियत को केयरटेकर होना चाहिए और फिर एक सियासी शख्सियत डार साहब का नाम भी उसके अंदर, इसहाक डार साहब का भी आ गया। तो अगर ये दोनों चीजें मिला के देखें तो कुछ ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो शायद 90 दिन के बजाय कुछ तूल पकड़ सकती है। इससे यानी शकूक पैदा होते हैं। अगर ये 2 काम ना हो रहे होते तो शायद वो कम शक होते, लेकिन इन चीज़ों की वजह से ये शक पड़ रहा है। और फिर वाज़े तौर पे कहा भी नहीं जा रहा कि नहीं 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 ये नहीं बढ़ेगा। ये तो कहा जा रहा है कि ये हुकूमत अपना टर्म पूरी करके केयरटेकर के हवाले कर देगी, लेकिन केयरटेकर कितनी देर चलेगी इसके बारे में जरा गोलमोल सा जवाब दिया जा रहा है और इन इख्तियारात के बढ़ाने से ये शक और बढ़ जाता है। जी, और जाहिद साहब अब ये जो बीच में बात आई इसहाक डार साहब के हवाले से, और कुछ नून लीग के रहनुमा ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि इसमें हर्जी किया है अगर वो बन जाते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। तो ये अगर स्ट्रैटेजी है तो आपके ख्याल में नून लीग की स्ट्रैटेजी क्यों है? क्योंकि उनको खदशा है कि अगर टर्म बढ़ गया केयरटेकर का तो कम से कम उनका ही कोई शख्स वहां पर बैठा हुआ हो, या फिर एक ये भी इस वक्त बात हो रही है कि शायद नून लीग चाहती है कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है जिसमें केयरटेकर सेटअप को बढ़ाया जाए तो एक सियासी शख्स होना चाहिए जो कि सियासी जमातों की बात सुने, ना कि किसी और की। देखिए फिर ये बात अफवाह नहीं थी, बल्कि इस पे संजीदगी से मेरे ख्याल PMLN के अंदर बातचीत भी हुई है। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उनका नाम भी एक दफ़ा कहा गया था कि आप भी बन जाएं, और फिर उसके बाद डार साहब का नाम आया। उसका एक देखें ये पूरी चीज़ जो है इसलिए की जा रही है कि डार साहब को ही क्यों,
एक तो डार साहब का अगर आप देख लें, पर जो भी उनका ताल्लुक रहा है नवाज शरीफ साहब से, एक रिश्तेदारी भी है और एक उनके कॉन्फिडेंट भी है। एक मुझे बताइए फिर केयर टेकर हुकूमत का मकसद क्या होगा? फिर तो मसला ये है कि आपको फिर यही हुकूमत रहने देते हैं आप। जब ये आप किसी एक सियासी शख्स है जो एक पॉलिटिकल पार्टी से जिसका बराह रास्त ताल्लुक है, अगर वो केयर टेकर हुकूमत का सरबराह होता है तो उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी या लेजिटिमेसी क्या होगी? एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि इसका मकसद साफ है कि इस वक्त इनको शायद PMLN को खतरा यही है कि जो है कोई इलेक्शन में हर कीमत पर उनको कामयाबी चाहिए, इसलिए अपना आदमी बैठाने की कोशिश करते हैं। बात ये आती है कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर इलेक्शंस के एक जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि एक पार्टी का एक रहनुमा जो है वो केयरटेकर गवर्नमेंट का रहनुमा भी है, जो कि जो है एक लिहाज से जो उससे बहुत मुख्तलिफ नहीं है जो कि इस वक्त की हुकूमत है, और बल्कि ये है कि वो इस हुकूमत का एक हिस्सा है। ये भी नहीं है कि उनका इस हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इस हुकूमत का एक हिस्सा है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ केयरटेकर गवर्नमेंट तो सिर्फ नाम की हुई, वो इस हुकूमत की एक्सटेंशन हो जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि इससे ज़्यादा यानी एक लिहाज से जिसको कहते हैं इनहराफ जो है जो उसूलों से हो भी नहीं सकता है। अहमद साहब, आपको क्या लगता है इन दी एंड ऐसी ही कोई चॉइस सामने आएगी जो कि मुतनाज़ा होगी, जो कि इलेक्शन को भी मुतनाज़ा बना देगी? और आपको क्या लगता है इस वक्त सियासी माहौल देखते हुए जो केसेस हैं PTI चेयरमैन के खिलाफ, इन सब चीज़ों को अगर सामने रखें, आपको लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे वक्त पे या कोई इम्कानात हैं कि ताखीर हो सकती है इसमें? देखिए, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बाद तो ये कुछ सवालात पैदा हो गए हैं कि ये इलेक्शन के बारे में कुछ ऐसा रवैया हो सकता है जैसा सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के बारे में हुआ था। उसकी कुछ रीजंस तलाश की जा सकती हैं। एक रीज़न जो बार बार उठ के आ रही है वो सेंसस के बारे में है, और उसको क्लियरली वो निगेट भी नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सेंसस के मुताबिक नई डिमार्केशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ये बात वो कह नहीं रहे। तो इससे मुझे लगता है ये है कि सेंसस की बुनियाद पे भी बात को आगे बढ़ाने के इम्कानात मौजूद हैं, इसलिए शकूक तो मौजूद हैं, इसलिए इसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। और फिर ये जो जिस किस्म की कानून साजी हो रही है, मुझे इससे भी ये लगता है कि यूं उनको शक ये है कि शायद तवील अरसे तक कोई कानून साजी का मौका ही ना मिले, तो अभी सारी कानून साजी बना दें और आधे के रास्ते बंद कर दें। आप देखिए, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का जो बिल कैबिनेट ने पास किया है और ई सेफ्टी का जो बिल कैबिनेट ने पास किया है, कल को वो पार्लियामेंट में भी आएगा। इसका मतलब है कि इंटरनेट जो आखिरी स्पेस रह गई थी थोड़ी सी आज़ादी की, वो भी खत्म हो जाएगी उसके बाद। तो ये सारी बातें बहुत तशवीश की हैं और इसमें बातें आगे बढ़ सकती हैं, इंतखाबात की डेट आगे बढ़। लेकिन मैं ये बता दूं कि इस वक्त जिक्र करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकली एब्रोगेट हो जाएगा अगर ये 92 के अंदर इंतखाबात नहीं होते। और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो जाता है तो फिर ये उसके हाथ पे ताकत आती है जिसके पास फिजिकल पावर होती है, सियासतदानों के पास पावर नहीं रहती। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।